हाँ भैया, चलो अब सेल साइकिल सेल डिवीजन एक बार हम लोग पढ़ते हैं, पूरा जल्दी जल्दी ट्रबल करते हैं, ठीक है। देखो, सेल साइकिल सेल डिवीजन तब बोलेंगे जब एक पूरी सेल की साइकिल कैसे होता है। मान लो एक फादर का क्या नाम है, इधर फादर का डीएनए है, इधर मदर का डीएनए है, ठीक। अब ये बताओ, मान लो इधर फादर का क्रोमोसोम है, मदर का क्रोमोसोम है। अब इससे क्या बनता है सर, इससे क्या नाम है, जब हम क्या नाम है, वो क्या नाम है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, ह्यूमन हेल्थ। मान लो ये क्या नाम है, फादर का गैमेट है और इधर बात रही है मदर का गैमेट है, ठीक है। जैसे मान लो ये टेस्टिस है और ये ओवरी है। टेस्टिस से क्या बनेगा सर, टेस्टिस जो कि मेल होता तो टेस्टिस से मेल गैमेट बनेगा। और ये ओवरी, ओवा जिसे हम बोलते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये क्या बनेगा इससे, ओवा। ओवा का मतलब क्या मतलब है कि भैया इससे क्या बनेगा, बताओ इससे क्या बनेगा सर। रही बात, इससे फीमेल गैमेट बनेगा, इससे फीमेल गैमेट बनेगा। अरे बोल भाई, इतना समझ में आया कि नहीं भैया। मैंने क्या बोला, मैंने सिंपली बोला भैया ये ऐसा है कि ये मेल है भाई साहब, ये मेल है भाई साहब, और ये मैंने बोला फीमेल है भाई साहब। मैंने बस इतना ही बोला, ये मेल है ये फीमेल है। मेल से मेल गैमेट बनेगा, फीमेल से फीमेल गैमेट बनेगा। अब इन लोगों का फ्यूजन हम करवा दें, फ्यूजन का मतलब फर्टिलाइजेशन करवा दूँ, तो फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद क्या बनता है सर, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो आओ भैया ये भी हम करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट बन जाती नहीं, हाँ। अब ये जाइगोट मैं क्या बोलूँ, ये डॉटर सेल है, हाँ डॉटर सेल है। अब देखो इधर क्या बन गया, जी लिख दे रहा हूँ गैमेट, और यहाँ पे जाइगोट, और जाइगोट से फिर न्यू डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये डिप्लॉयड सेल, इसका प्लॉइडी 2n था, इसकी प्लॉइडी n था, मतलब क्या हुआ, पहली चीज यहाँ पे 2n से n हुआ, तो ये कैसा हुआ, यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ। और इस पूरे साइकिल को मतलब क्या नाम है, इधर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने मेल गैमेट बनाया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने फीमेल गैमेट बनाया, फिर फ्यूजन हुआ, फ्यूजन हो जाने के बाद एक नया डॉटर सेल बना। अब यही डॉटर सेल जो है फिर से ये सेल साइकिल में जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये टोटली क्या बोल सकते हो सच, ये टोटली हम सेल साइकिल बोल सकते हैं, टोटली तो हम बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे मेल ऑर्गन ने मेल गैमेट बनाया, फीमेल ऑर्गन ने फीमेल गैमेट बनाया, दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। अब एम्ब्रियो जाके नया डॉटर सेल बनाएगा, और नया डॉटर सेल ही अब दोबारा क्या नाम है, गैमेट बनाएगा। गैमेट बनाने के बाद दोबारा फीमेल गैमेट बनाएगा, और आपस में फ्यूज होगा। तो मतलब क्या है, ये बेसिकली ये पूरी एक सेल साइकिल है, पूरी एक सेल साइकिल है। और ये ऐसे नहीं कि कभी भी स्टार्ट हो जाती, नहीं, ये सारी चीज़ अपने समय पे स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के एज पे स्टार्ट होती है ये सारी चीज़, ठीक है। अब चलो और एनसीईआरटी पढ़ते हैं। हालांकि इस वाले में हाईलाइट नहीं किया हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बोले हैं सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ऑल लिविंग ऑर्गन ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल। क्या क्या होता है जब हम बात करते, जब सेल डिवीजन होता है तो क्या क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ टेक प्लेस, डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ टेक प्लेस। ऑल दिस प्रोसेस सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, क्या क्या बात बोला, ऑल दिस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस, सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ, ये तीन बात बोला है। ये तीनों बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है भैया। पहले सेल डिवीजन हो रहा, फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा, फिर सेल ग्रोथ होता, ये सारी चीज़ बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। क्यों, क्योंकि भैया सही डिवीजन चाहिए। थोड़ा सा भी गलती हो जाए ना, तो जो नया डॉटर सेल बनने वाला है उसमें कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है। इस वजह से ये सारी चीज़ बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। और ये क्या करता है, तरह डिवीजन करने के बाद एक फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी, मतलब अपने बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग तो जन्म देती है, मतलब फॉर्मेशन करती है ना, ठीक है। और ये सारी बात छोड़ो, अब एनसीईआरटी क्या लेती है, डिसीक्वेंस ऑफ इवेंट
बाई हुईच सेल डुप्लीकेट इन जीनोम बोले हैं। इस सारे सीक्वेंस में सेल डुप्लीकेट होता है और सेल डुप्लीकेट करते अपना जीनोम क्या करता है, अपने जीनोम डबल करता है, डुप्लीकेट करता है, रेप्लिकेट करता है और सिंथेसाइज कर देता है अपने जैसे एक नए सेल को सिंथेसाइज कर देता है और फिर यही सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में बदल जाते हैं। मैंने क्या बोला अभी तुम्हें समझ में आ जाए बेसिकली किस फेज में सेल डुप्लीकेट करता है, किस फेज में डिवाइड करते हैं, सब समझ में आ जाए। वेट करो बेटा वेट। भगवान ने भी बोला है कि भैया पेशेंस नाम की कोई चीज होती है, तो पेशेंस रखो, अभी सब समझ में आएगा। देखो ये डिवाइड, पहली चीज ये सेल डुप्लीकेट है यार, अपना जीनोम डुप्लीकेट करते एक नया जीनोम बनाएगा। डुप्लीकेट का मतलब डबल करना, मैं अपने जैसे जीनोम का डबल करेगा। डबल करने के बाद यही जो सेल होते हैं 2 डॉटर सेल में टूट जाते हैं और इन्हीं पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। जैसे कि बात कर दी जाए, इन्होंने क्या बोला, ए सेल ले लो, ए सेल मेल की तरफ से ले लो, ए सेल फीमेल की तरफ, मैंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहा हूँ। एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से गैमेट बनेगा मेल गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल गैमेट बना। तो क्या हुआ यहाँ पे, सेल डिवीजन हुआ कि नहीं। फिर उसके बाद डिवीजन होने के बाद ये फ्यूज चल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाए, जाए जोड़ो। तो ये पूरा क्या है, ये बेसिकली ये पूरा सेल साइकिल है, ठीक है। ऑल थॉट सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म बढ़ता है तो ये इन टर्म ऑफ मतलब सेल ग्रोथ बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है साइटोप्लाज्म से इंक्रीज होने का ही बात कर रहा है। सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, भैया डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, नॉट अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डीएनए सिंथेसाइज अक्सर ओनली, अब जरा देखो जहाँ पे ओनली पे ध्यान दिया करो। डीएनए सिंथेसाइज ओनली ड्यूरिंग दी वन स्पेसिफिक स्टेज इन दी सेल साइकिल। वो स्टेज क्या है, यस फेज। इंटरफेज का एक क्या नाम है, सब फेज होता है जिसे हम बोलते हैं यस फेज, ठीक है। फिर उसके बाद रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डाटा न्यूक्लियाई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सीरीज इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इवेंट अंडर जेनेटिक कंट्रोल। बस इतना जानो, ये जो सेल डिवीजन होता है ऐसे नहीं हो सकता है कि मतलब कभी भी हो जाए, ये जेनेटिक कंट्रोल के अंदर ही सारा सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, हम फिगर समझा देंगे तो अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मुझे स्पेस चाहिए, हाँ डेट भाई, पहले तुम यहाँ, हाँ देख, सबसे पहले ये देख, ये हो जाएगा पूरा इस सेल साइकिल में बताने जा रहा हूँ, ठीक। ये समझ में आ रहा है, हाँ ये बात समझ में आ रही। अब मुझे कैसे करना होगा, हाँ ये ऐसे बना दे रहा हूँ, हाँ और ये ऐसे बना देता हूँ। रुक जाओ, जब तक सही नहीं बनेगा। देख भाई, सबसे पहले ये जान कि ये पूरे जो तुम्हें और अच्छे समझाने का प्रयास करता हूँ। एक मिनट समय देता, आओ तुम्हें मैं दिखा दे रहा हूँ ये वाला फिगर। देखो इधर जो होता है बेसिकली, इस ये जो होता है इतना इंटरफेस बोलते हैं, मतलब बात कर दी जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे फेस को हम बोलते हैं इंटरफेस। इस पूरे फेस को हम बोलते हैं इंटरफेस आईपी ले दे रहा हूँ। आईपी इंटरफेस होता है
क्या होता है? इंटरफेस होता है, इंटरफेस होता है। ठीक है, अब देखो इंटरफेस में सबसे पहला फेज आता है G1, ये होता है यस, ये होता है G2 फेज। इंटरफेस में 3 फेज आते हैं, पहला आता है G1, दूसरा आता है यस, तीसरा आता है G2 आता है। ठीक है, 3 फेस आते हैं, G1 यस G2। अब उसके बाद एक फेस आता है जो कि यम फेस होता है। एक्चुअली सेल डिवीजन यहीं पे होता है, इस फेस में यम फेस होता है। यम फेस के अंदर भैया कितने लोग आते हैं? यम फेस के अंदर भैया 5 लोग आते हैं। ठीक है, पहले चीज़ हम जैसे कि याद करते हैं पी मैट आते हैं ना, जैसे कि पहला आता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। ठीक है, कौन सा आता है? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। फिर उसके बाद देखो प्रोफेस ये हो गया पी, मेटाफेस ये हो गया, एनाफेस ये हो गया, जाओ एनाफेस ये हो गया, टीलोफेस ये हो गया। अब उसके बाद जो होता है वो कैरियोकाइनेसिस होता है और फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सेल डिवीजन होता है। सबसे पहले G1 फेस में रहेगा, यहाँ पे GS फेस में जाएगा, G2 फेस में जाएगा, फिर हमारे यम फेस होता है। ये इस पूरे फेस को बोलते हैं यम फेस, इस पूरे फेस को हम बोलते हैं यम फेस। यहाँ पे मतलब इंटरफेस में बात कर दी जाए तो यहाँ पे सेल बनते हैं, सेल ग्रो करते हैं, सेल पूरे मैच्योर होते हैं, और यहाँ पे मतलब यम फेस में जाते सेल डिवाइड कर देते हैं। मतलब कुल मिलाते जो ज़्यादा समय लेता है वो इंटरफेस लेता है। करीब 95% जो सेल होता है यहाँ पे रहता है। 5% जैसे कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, 1 साल लगे हुए हो, 1 साल से लगे हो, लेकिन जब तुम नीट का परीक्षा दोगे तो वो 3 घंटे में ही तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम्हें नीट में सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मतलब तुम पूरे साल तैयार कर रहे हो, क्या है ये रेस्टेंट फेस है, ये इंटरफेस है, लेकिन जब तुम 3 घंटे के लिए नीट में बैठोगे, पेपर दोगे, तब वो क्या हो रहा है, वो एक्चुअली तुम वहाँ पे जाते परफॉर्म करोगे। उसी तरीके से सेल जो है, सेल यहाँ पे G1 फेज, एस फेज, G2 फेज में क्या चल रहा है, जरूर चल रहा है, लेकिन डिवाइड कहाँ करेगा? डिवाइड कर देगा यम फेज के अंदर कितने लोग आते हैं? प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज। फिर उसके बाद क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, और तुम्हें अभी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं यहीं पे वो चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि आज ये प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम श्योर। देखो ये बताओ जीवन का कितना इंटरवल बोलोगे? जैसे बात करते हो इंटरवल कब होता है सर? इंटरवल जैसे हम बचपन की बात करी जाए तो लंच के पहले और लंच के बाद वाले बीच में, लंच के पहले मतलब बात करिए, जैसे मेरे की बात बताओ, अपने की बात बताओ, 4th पीरियड के बाद लंच होता है। मतलब 4th पीरियड से पहले और 4th पीरियड के बाद हमारा लंच खत्म हो जाता है। मतलब 4th पीरियड के पहले और 4th पीरियड के बाद ये क्या होता था? लंच। मतलब मेरे कहने का मतलब सुनो, 4th पीरियड के बाद मेरा लंच हो जाता है और 5th पीरियड से पहले हमारा लंच रहता है। अरे मैं ये बोलूँ कि भैया ऐसा है, जैसे क्लास में बैठे रहो तो दोस्त पूछा भाई लंच कब होने वाला है? अबे 4th पीरियड चला है, 4th पीरियड के बाद ही लंच होने वाला है। तो तुम समझ में आए? अच्छा 4th पीरियड के बाद लंच। अब मैं 5वें पीरियड में, 5th पीरियड में टीचर पढ़ा रहा है, अबे मैं पूछूँ ना लंच कब हुआ था? अबे क्या बात कर रहे हो, अभी 5th पीरियड से पहले ही तो हुआ। मतलब मैं बोला हूँ जीवन फेस तब था, यम फेस से पहले। यम फेस से पहले मतलब ये वाला जो फेस है इसे यम फेस बोलते हैं। जीवन किसका इंटरवल है? यम फेस से पहले वाला। और यस फेस मतलब सिंथेसाइज फेस से पहले। मतलब जीवन फेस का इंटरवल कौन सा होता है? यम फेस और यस फेस के बीच का जो है उसे हम जीवन फेस बोलेंगे। वो जो बीच का इंटरवल होता है वो जीवन होता है। अरे बोल भाई, ये तो पूरा यम फेस हो गया। यम फेस से पहले क्योंकि सेल साइकिल यहाँ से शुरू होता है, मतलब कुछ इस साइड से होते हुए निकलता है। मतलब ये बात कर दी जाए यस फेस से पहले और यम फेस से बाद,
मेरे कहने का मतलब यम फेज क्या है, यम फेज क्या है, यम फेज क्या है, यम फेज से पहले, यम फेज से बाद जो है ये जीवन फेज होता है, और यश फेज से पहले जो होता है जीवन फेज होता है। मतलब द इंटरवल बिटवीन द यम फेज एंड यश फेज दैट इज नोन एज द जीवन फेज। अब उसी तरीके से जब यश फेज की बात कर दी जाए तो दो जीवन, मतलब बात कर दी जाए यश फेज, मतलब यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट होता है यश फेज में, मतलब डीएनए डुप्लीकेशन से पहले वाले फेज में, मतलब बात कर रहा है बिफोर दी डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा होता है जीवन फेज, और आफ्टर दी डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा फेज होता है G2। मतलब यश फेज इज द इंटरवल बिटवीन दी, यश फेज इंटरवल बिटवीन दी बिफोर दी डीएनए रेप्लिकेशन एंड आफ्टर दी डीएनए रेप्लिकेशन। बिफोर दी डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होने से पहले कौन सा फेज होता है जीवन, और डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद G2 फेज। मतलब बात कर दी जाए यश फेज, वह बीच का इंटरवल होता है जहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होने से पहले और डीएनए सिंथेसाइज होने के बाद ये दोनों के बीच का, ये दोनों बीच का इंटरवल तो हम बोलते हैं यश फेज। और वहीं पे बात कर दी जाए डीएनए सिंथेसाइज होने के बाद और यम फेज आने के पहले, यम फेज स्टार्ट होने वाला ना, और ये यश फेज है, बोलते आ रहा है G2 फेज। तो कौन सा इंटरवल बोलो रे, यम फेज से पहले कि यम फेज के बाद, यम फेज से पहले वाला फेज, यम फेज से पहले वाला और यश फेज के बाद वाला, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद वाला फेज और यम फेज से स्टार्ट होने से पहले वाला। यम फेज स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं, यम फेज से स्टार्टिंग से पहले, मतलब बिफोर दी यम फेज एंड आफ्टर दी डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद वाला फेज G2 फेज होता है, और यम फेज स्टार्ट होने से पहले वाला फेज G2 फेज होता है। मतलब इंटरवल बिटवीन दी डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए इंटरवल बिटवीन आफ्टर दी डीएनए रेप्लिकेशन एंड इनिशिएशन ऑफ यम फेज, बिफोर दी इनिशिएशन ऑफ यम फेज, तब हम इसे बोलेंगे G2 फेज। ठीक है, और वहीं पे बात कर दिया यम फेज क्या होता है, यम फेज क्या होता है, बात कर दिया जीवन से और G2, मतलब कुल मिलाते इंटरफेस से बिटवीन वाला इंटरवल जो होगा वो सारे यम फेज होंगे। ठीक है, अब आओ NCERT हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे अब मेहनत नहीं करना पड़ेगा उतना ना, अब क्योंकि मैंने समझा दिया वही चीज़। देखो आओ NCERT क्या लेती है भैया, ये सेल डिवाइड करते हैं 8 बार में, मतलब ह्यूमन सेल की बात कर दी है, ह्यूमन सेल की बात कर दी जाए तो बात कर दी है 8 सेल, मतलब दिस सेल डिवाइड वंस अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर, 24 घंटे में ये सेल डिवाइड कर लेते हैं अपनी पूरी तरीके से। बोले दी ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ये जरूरी नहीं है कि यही 24 घंटे हर एक ऑर्गेन के अंदर यही 24 घंटे ही सेल साइकिल डिवाइड करे। मतलब मेरे अंदर, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो मतलब मेरे अंदर का जो सेल है वो 24 घंटे में डिवाइड कर लेता, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वो ऑर्गेन उनके अंदर भी 24 घंटे में ही सेल डिवाइड है ना। लिख रहा है NCERT बहुत प्यारा शब्द लिखा है भैया, ऐसा जरूरी नहीं है। बोला है ऑर्गेन टू ऑर्गेन एंड आल्सो सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है, लिखा कैन वेरी ड्यूरेशन, क्या वेरी करता है, ड्यूरेशन, सेल साइकिल का ड्यूरेशन वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप टू सेल टाइप। जैसे कि बात करते हैं ईस्ट एक यूनिसेलुलर होता है जिनका सेल डिवाइड करता है 90 मिनट में। अब सेल डिवीजन का सेल साइकिल का 2 बेसिस होता है। देख भैया एक चीज़ मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ पहले ही, सेल साइकिल और सेल डिवीजन बहुत ध्यान से पढ़ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले मैं पूछ क्या रहा हूँ, क्या मैं ह्यूमन सेल साइकिल 24 घंटे में डिवाइड हो जाता है? ह्यूमन एक सेल की बात कर दी जाए, ह्यूमन सेल साइकिल में क्या पूरा 24 घंटे में सेल डिवाइड कर लेता है? नहीं, गलत बोले हो। क्या मैंने बोला भैया? मैंने बोला एक सेल डिवाइड मतलब सेल डिवीजन 24 घंटे में करता है, लेकिन सेल साइकिल 24 घंटे में नहीं पूरी होती है। सेल साइकिल 24 घंटे में, अरे बोल भाई, यहाँ पे सेल डिवीजन लिखा है, सेल साइकिल लिखा है, सेल डिवीजन लिखा है, तो भैया जल्दी मत कर देना, जल्दी करोगे तो तुम्हारा जल्दी हो जा। सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल साइकिल नहीं होता। कभी भी ह्यूमन सेल इन कल्चर दी सेल साइकिल वंस इन अप्रॉक्सीमेट एवरी 24 आवर, बस डिवीजन तो हटाते साइकिल लिख दिया तो गलत हो जाएगा 100%। सेल डिवीजन होता है, सेल साइकिल नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद छोड़ो,
अब दो फेस में होता है, एक यम इंटरफेस होता है, एक यम फेस। अब क्या होता है इंटरफेस, तुम्हें मालूम तो हो जाएगी भैया, देख ले भाई। ये होता है इंटरफेस, पूरा फिर से मैं बता दे रहा हूँ एनसीईआरटी में। ये होता है इंटरफेस और ये होता है यम फेस। ये होता है यम फेस, ये होता है इंटरफेस। ये इंटरफेस के अंदर तीन लोग आते हैं, G1 यस G2, ठीक है, ठीक है। अब इनके अंदर प्रो फेस आता है, मेटा फेस आता है, एना फेस आता है, टीलो फेस आता है, कैरियोटाइनेसिस, फिर साइटोचाइनेसिस आता है, ठीक है। ये सारी बात मैंने बता दिया है। अब उसके बाद आ जाओ, बोले यम फेस इज अ यम फेस रिप्रेजेंट डी फेस व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन। अरे तुम्हें नहीं मालूम, मैंने बोला था यम फेस में ही एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा, तुम्हें नहीं मालूम? मालूम है, इसी तो माइटोसिस बोलते हैं, माइटोसिस अटर। एंड दी टू इंटरफेस रिप्रेजेंट, दो इंटरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है? फेस बिटवीन टू सक्सेसिव यम फेस। अब इसका मतलब क्या होता है, यम फेस से मतलब एक पूरा यम फेस है, ठीक है, उसके बीच में क्या है? इंटरफेस। फिर दूसरा यम फेस, उसके बीच में क्या है? इंटरफेस। मतलब यम फेस क्या, बेसिकली इंटरफेस क्या होता है? दो यम फेस के बीच, दो यम फेस, एक यम फेस, फिर एक साइकिल हो जाएगी, फिर एक यम फेस, मतलब दो सक्सेसिव यम फेस के बीच में कौन आता है? इंटरफेस। इट इज अ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट, ये सिग्निफिकेंट नोट दैट करो। बोले क्या नोट करो? 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल। बोले बात करिए, ये नोट करो, 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल का एक पूरे सेल साइकिल की बात कर दी जाए तो 24 आवर्स एवरेज होता है, ठीक है। फिर बोले सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली। अब तुम्हें क्या लगता है कि ये जो सेल डिवाइड कर रहा है, क्या ये क्या नाम है 5 घंटे क्या नाम है इंटरफेस में हो रहा, 10 घंटे क्या नाम है यम फेस? ना भैया ना, ये बोले हैं भैया जो ये क्या नाम है सेल डिवाइड करता है, जो रेस्टिन का मतलब इंटरफेस में बात कर रहा हूँ, तो सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से लास्ट फॉर ओनली अबाउट 10 आवर। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई तो तुम सब लोग साल भर करते हो, लेकिन नीट का परीक्षा 3 ही घंटे के लिए देते हो ना। तो बोल क्या रहा है, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली आवर्स, ओनली आवर्स, कुछ घंटे में ही सेल डिवाइड होता है, लास्ट के कुछ घंटे में ही। अब दिन भर बैठे सेल डिवाइड नहीं करता है, बस लास्ट थोड़ा सा पोर्शन होता है, उसी में जाते 1 घंटे में सेल डिवाइड। मतलब मैं 1 घंटे नहीं बोला, सम हार्स अलग अलग सेल में वेरी कर सकता है, मतलब तो घंटे में ही सेल डिवाइड कर देता है। तुम साल भर 25-25 40-40 घंटे पढ़ो, लेकिन पेपर तुम्हें 3 ही घंटे का देना होता है। उसी तरीके से सेल डिवाइड लास्ट में कुछ ही घंटे में ही होता है। इंटरफेस लास्ट मोर देन 95। और जहाँ पे इंटरफेस की बात कर रहे हो तुम लोग, तैयारी महीनों एकदम रात दिन पढ़ते हो, तो मतलब इंटरफेस की बात कर रहे हो, मोर देन 95 ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल उसी में होता है। 95% ड्यूरेशन जो होता है ये इंटरफेस में ही आता है, लेकिन 5% जो होता है ये यम फेस में होता है। फिर उसके बाद कैरियोटाइनेसिस, जहाँ पे भैया न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसे हम बोलते हैं कैरियोटाइनेसिस। बोल रहे हैं कि यम फेस जो स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन, इसे हम बोलते हैं कैरियोटाइनेसिस। यम फेस स्टार्ट कब होता है? कैरियोटाइनेसिस से। और एंड कब होता है? देखो पहली चीज, स्टार्ट विथ कैरियो न्यूक्लियर डिवीजन जैसे हम बोलते हैं कैरियोटाइनेसिस, और एंड विथ साइटोप्लाज्म, एंड विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है इंटरफेस 3 फेज में बटा हुआ है, G1 यस G2। अरे भाई किससे नहीं मालूम है, तुम्हें मालूम है, अभी मैंने बता दिया। फिर उसके बाद G1 की बात कर दी जाए, G1 कितना इंटरवल होता है आप बताओ यार? माइटोसिस जिसे यम फेज बोलते हैं, और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन से पहले, डीएनए रेप्लिकेशन से पहले मतलब बिफोर द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसे हम यहाँ पे यस फेज बोले हैं। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? यस फेज में। बोले माइटोसिस मतलब यम फेज, और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब यस फेज, इन दोनों के बीच का जो इंटरवल होता है उसे हम बोलते हैं G1 फेज। G1 की बात कर दी जाए तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, क्योंकि भैया यहाँ पे सेल ग्रोथ कर रही है, जो सेल ग्रोथ करेगा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। कॉन्टिन्यूअस ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट, इसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं होता। G1 फेज में कभी भी रेप्लिकेशन नहीं करता डीएनए। फिर वहीं पे यस फेज या सिंथेसाइज फेज की बात कर दी जाए तो यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होता है, मतलब डीएनए सिंथेसाइज का मतलब रेप्लिकेट होता है। जाहिर सी बात है, जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तब एक नया डीएनए बनेगा, मतलब डीएनए सिंथेसाइज करेगा। लेकिन भैया अब ये सब तो बात ठीक है, लेकिन भैया आओ तुम्हें बहुत अच्छी फील दिलवाता हूँ। लोग अच्छे लोग गलती कर देते हैं। आओ बोल क्या रहा है भैया, बहुत प्यार से बोला है ठीक है, ये सही बात ठीक है। फिर उसके बाद बोला ड्यूरिंग द टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। दे यहाँ अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल
बट इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए जैसे 2C रहेगा तो ये हो जाएगा 4C, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाए। हाउ एवर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम, लेकिन भैया क्रोमोसोम में कोई बदलावट नहीं हो रहा। अगर क्रोमोसोम 2C है तो आगे जाके भी क्रोमोसोम 2C ही रहेगा, क्रोमोसोम में बदलावट नहीं आएगी, बदलाव नहीं हो रहा, रिमेन सेम रहेगा, लेकिन डीएनए डबल हो जाएगा यस फेस में। मैंने बोला था डीएनए यस फेस में डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नहीं डबल होता। क्रोमोसोम बोला डिप्लॉयड 2n होता है तो वो रिमेन 2n में ही रहेगा, रिमेन द सेम 2n, मतलब बात बोले नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम। 2n तभी भी था और 2n अभी भी है। क्रोमोसोम में तभी बदलाव नहीं आएगा, जो आएगा डीएनए में। डीएनए अगर 2C है तो उसका डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा। बोल भाई समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद बोला एनिमल सेल की बात कर दी जाए तो ड्यूरिंग द ईयर फेज, एनिमल सेल की बात कर दी जाए मतलब हम लोग में बात कर दी जाए तो डीएनए रेप्लिकेट किस फेज में कहाँ करता है, न्यूक्लियस में। सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहाँ करता है, साइटोप्लाज्म पे। और बात कर दी जाए G2 फेज में, बात करिए प्लांट G2 फेज की बात करिए, प्रोटीन ए सिंथेसाइज होता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और वो सेल ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है ठीक है। अब उसके बाद बात कर दीजिए यहाँ पे तो दिया हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल दी लाइफ। भैया एनिमल की बात करिए, ग्रो एक सर्टेन एज तक होता है, प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है तो लगातार सेल डिवाइड करता रहता है, देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे एक देख भाई एक ऐसा भी स्टेज होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रोसिएंट स्टेज, ठीक है। उस स्टेज का मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, देख भाई ऐसा सेल जो कि मतलब जीवन फेज में है वो पहले सेलेक्ट कर लिया था, ऐसा है भाई। मैं निकल जाता हूँ जब मुझे ज़रूरत है तब मैं सेल साइकिल में आ जाऊँगा, मतलब ये क्या बोला, ये निकल जाता है, ये जीवन फेज से निकल। देखो कोई भी सेल साइकिल होता है वो जीवन से ही सेलेक्ट हो जाता है कि इसे सेल साइकिल चलना है कि नहीं चलना है। जीवन में ही सिलेक्शन हो जाती भैया ये G0 सेल मैं बाहर रहूँगा, जब ज़रूरत पड़ेगा, जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वापस आ जाऊँगा, मैं सेल साइकिल नहीं चलूँगा, मैं सेल डिवीजन में कोई हेल्प नहीं करूँगा। तो इसे बोलते ट्रोसिएंट स्टेज, जिसकी वजह से सेल साइकिल। हाँ ये भी है, जो बाहर निकल जाता है ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर नहीं रह गया। जैसे कि मान लो कोई भी मैच होता है उसमें से अगर मान लो कोई भी इंजरी हो जाता है, जैसे कि मान लो एक्स्ट्रा प्लेयर रखे रहते हैं, अगर कोई भी प्लेयर इंजरी हो जाता है तब उसे अंदर उठा लाते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से इसमें G0 फेस होता है, जिससे कि बोलता है भैया ऐसा है जब कोई प्लेयर मतलब जब मेरी ज़रूरत हो तब मुझे बुला लेना, तब मैं आके प्ले करने लगूंगा, गेम खेलने लगूंगा। उसी तरीके से जीवन बोलता है, G0 बोलता है जब मेरी ज़रूरत है तब बुला लेना, मैं फिर से सेल डिवीजन शुरू कर दूंगा, नहीं तो मैं इस सेल साइकिल से थोड़ा बाहर हूँ मतलब बाहर हूँ, ठीक है। और लेकिन अच्छा ये बता दो, जो गेम नहीं खेलता, जो जब ज़रूरत पड़ती है तब आता है, क्या वो गेमर नहीं रहता, वो प्लेयर नहीं रहता, वो भी तो प्लेयर ही रहता है ना, बेसिकली प्लेयर ही रहता है ना। हाँ प्लेयर ही रहता है, मतलब ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, लेकिन बोल रहा है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है बट ये इनएक्टिव स्टेज में रहता है, मतलब ये सेल साइकिल में भाग नहीं लेता, इस वजह से ये थोड़ा इनएक्टिव होता है। लेकिन इनएक्टिव होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये जिंदा नहीं है, जिंदा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन वो पार्ट नहीं कर रहा है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है सेल साइकिल में, ठीक है। ये थोड़ा बाहर हो चुका है। अब तो मैं बता दे रहा हूँ, उसी तो बोलते हैं ट्रोसिएंट स्टेज। आओ हे भगवान, चलो। सम सेल इन दी एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर विद डिवीजन, तो ऐसे भी सेल होते हैं जो कि डिवीजन नहीं शो करते हैं, जैसे कि अपने हार्ट सेल की बात कर दी जाए, अपने अंदर से दिल की बात कर दो, दिल से सुनो, दिल बोलता है कि मैं कभी भी डिवीजन नहीं करता हूँ। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ऑटोनली, जब जरूरत पड़ती है तब ये सेल डिवाइड करता है, जैसे कि कोई सेल डैमेज हो जाए, अब उसे डैमेज सेल तो हटाते, नए सेल तो फॉर्मेशन करना है, तो भैया यहाँ पे सेल डिवीजन करेगा। अरे भैया जब कभी भी कोई भी सेल डैमेज हो जाए तो वो नया सेल रिप्लेस हो जाती नहीं, तो बस रिप्लेस करने के लिए नया सेल डिवीजन करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद दीज डू नॉट फर्दर डिवाइड इन G1। अब देख यहाँ पे नीट ने 2 बार कंट्रोवर्सी क्वेश्चन पूछा था और ये लास्ट में आंसर वही बताया। देखो
बोले हैं दी सेल डेट डू नॉट डिवाइड फर्दर इज जस्ट डिवन। बोले हैं पहली चीज यहाँ पे जो सेल डिवाइड नहीं करते, दी सेल डेट डू नॉट डिवाइड मतलब जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं वो फर्दर उसके बाद किस फेज में चले जाते हैं, जीवन फेज में, सॉरी जीवन फेज से बाहर चले जाते हैं। इजिस्ट मतलब बाहर निकाल देते हैं किस फेज से, बोल क्या रहा है ये देखो, एडजस्ट हो जाते हैं किस फेज से, जीवन फेज से। बोल रहे हैं जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं वो जीवन फेज से एडजस्ट हो जाते हैं मतलब बाहर निकल जाते हैं। और इन्हीं तो बाहर निकलने के बाद ये कैसा स्टेज हो जाता है, इनएक्टिव स्टेज हो जाता है, मतलब इनएक्टिव स्टेज हो जाता है। इसे हम बोलते क्या है, ट्रांसिएंट स्टेज, इसे हम बोलते हैं ट्रांसिएंट स्टेज। ठीक है, अब उसके बाद तुम आओ, बोले सेल बाहर चला गया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाए, मतलब सेल इन दिस स्टेज, बोले इस वक्त सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस स्टार्ट ऑन टू डू सो। बोले हैं ऐसा नहीं है कि क्या नाम है सेल साइकिल में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। जब ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब ये सेल साइकिल में वापस आ जाएगा। तो ये टेम्पोरली या परमानेंट दोनों हो सकता है, सेल साइकिल से बाहर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। बोले एनिमल सेल की बात कर दी जाए तो ये सिर्फ सेल डिवीजन एक ही चीज़ में ओनली सीन, जहाँ पे ओनली आ जाए बहुत ध्यान से, डिप्लॉयड सोमेटेड सेल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात छोड़ दिया जाए तो हमारे डिप्लॉयड सोमेटेड सेल में ही मियोटिक सेल डिवीजन देखा गया। माइटोटिक सेल डिवीजन किसमें देखा गया है, माइटोटिक सेल डिवीजन की बात कर दी जाए तो ये हमारे सोमेटिक सेल में देखा गया है। जैसे कि कुछ एक्सेप्शन की बात कर दी जाए, हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, हैप्लॉइड सेल कैसे डिवाइड करते हैं, माइटोसिस, जैसे कि मेल हनी बी तुम अभी मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ोगे ना, उसमें है मेल हनी बी, ड्रोन होता है और क्या नाम है वर्चर्स भी आती हैं, सब तुम्हें समझ में आ जाए और यही कॉन्सेप्ट रहेगा। बोले प्लांट कैन शो मियोटिक डिवीजन, प्लांट की बात कर दी जाए माइटोटिक डिवीजन हो सकते हैं इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल, बात कर रहा है बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल। बोले सेल डिवीजन डिप्लॉयड की बात कर दी जाए सोमेटिक सेल में देखा जाता है और कुछ एक्सेप्शन है हैप्लॉइड सेल की बात कर दी जाए, ये माइटोसिस देखा जाता है ट्रुथ में, जैसे कि मेल हनी भी। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारे अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ इन प्लांट में भी हेल्पफुल रहता है। अरे तुम्हें मालूम हो जाना भैया, स्पोरोफाइट, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट से कौन सा फाइट बनता है, गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली सेल डिवाइड ही होता है। ठीक है, यम फेज तो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल बोला जाए क्योंकि यहाँ पे मेजर रिऑर्गेनाइजेशन वर्चुअली आल कंपोनेंट ऑफ सेल डिवाइड होते हैं। अरे भैया यम फेज में ही सारे सेल डिवाइड करते हैं कि नहीं, हाँ होते हैं यहीं पे, तो इसीलिए बहुत ड्रामेटिक फेज बोला जाए, बहुत क्रूशियल फेज बोला जाए। नंबर ऑफ दी क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी विल बी सेम। पहली बात ये जान लो कि प्रोजेनी और पेरेंट सेल, मतलब अगर बात कर दी जाए जब पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो उसके नेक्स्ट आने वाले प्रोजेनी होंगे उसमें भी सेल नंबर सेम ही हो जाओ, उसमें भी सेल नंबर 46 ही हो जाए, क्रोमोसोम नंबर 46 ही हो जाए। इट आल्सो कॉल्ड अ इक्वेशनल डिवीजन, इसे हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए माइटोसिस तो बोलते हैं, माइटोसिस तो हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस तो हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। बोले हैं माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। अब माइटोसिस 4 स्टेज में बटा हुआ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज जो कि फर्स्ट स्टेज होता है, कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होता है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन कर देता है। ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है। यम फेज की बात कर रहा है, यम फेज में पहला पार्ट था प्रोफेज, उसमें सबसे पहले स्टेप था कैरियोकाइनेसिस होने के बाद ये बोल रहे हैं इन दी यस एंड G2 फेज न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म आर नॉट डिस्टेंट। बोले हैं यस और यस फेज में तुमने क्या सुना सर, वहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए रेप्लिकेट हुआ, फिर G2 फेज में आया, G2 फेज में बोले जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है क्या वो अलग अलग हुआ है, मतलब बात है डीएनए रेप्लिकेट मतलब एक का डबल हुआ, एक का डबल होने का मतलब वो जो डीएनए डबल हुआ उसी में उलझा हुआ है, इस तरीके से तो इंटरवाइंड हो जाता है, इस तरीके से डीएनए उलझा हुआ है। तो क्लियर नहीं बोला है क्या, यस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता, फिर G2 फेज में आता, फिर वही नया डीएनए न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म आर नॉट डिस्टेंट, सुलझा हुआ नहीं होता, अलग अलग नहीं होता है, बल्कि इंटरवाइंड होता है, बट इंटरवाइंड एक में उलझे हुए होते हैं,
प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। बात कर रही है प्रोफेज की बात कर दी जाए तो यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो डीएनए उलझा हुआ है इसे सुलझाने के लिए, मतलब बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जब क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है तो डीएनए अनटेंगल हो जाता है, मतलब जो उलझा हुआ डीएनए होता है वो अलग अलग होने तक प्रोसेस करता है। और सेंट्रोसोम व्हिच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन, और सेंट्रोसोम कहाँ चला जाता है, डुप्लीकेट करना, मतलब सेंट्रोसोम कहाँ डुप्लीकेट होता है, ड्यूरिंग द यस फेज। यस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, इंटरफेज से यस फेज, इंटरफेज पूरा फेज होता है, उसके अंदर यस फेज आता है, यस फेज में सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कर देता है। नाउ बिगिन टू मूव अपोजिट पोल, फिर उसके बाद यही सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे चला जाता है और यही प्रोफेज तो कंप्लीट कर देता है। ठीक है, ये सारी बात पढ़ लेना। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होता है और मियोटिक क्रोमोसोमल भी कंपेक्ट होना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम आर सीन बाय द कंपोस्ट ऑफ द टू क्रोमैटिड। क्रोमोसोम की बात कर दी जाए तो कितने क्रोमैटिड के होते हैं, 2 क्रोमैटिड के होते हैं और किससे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। फिर सेंट्रोमियर कहाँ चला जाता है, डुप्लीकेट ड्यूरिंग दी यस फेज, इंटरफेज के यस फेज में। ठीक है, अब सेंट्रोसोम की बात कर दी जाए तो ये रेडिएट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जिसे हम बोलते हैं एस्टर। जब सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल तो रेडिएट करता है तब हम इसे बोलते हैं एस्टर रे। और 2 एस्टर रे मिलते क्या, 2 एस्टर रेज प्लस स्पिंडल फाइबर मिलते माइटोटिक apparatus बनाते हैं। 2 एस्टर और स्पिंडल फाइबर मिलते माइटोटिक apparatus बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सेल जो कि एंड ऑफ प्रोफेज, मतलब अब एंड ऑफ प्रोफेज में सारे ऑर्गेनली मतलब बात कर दी जाए जॉल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है ये सारे डिसअपियर हो जाते हैं। डू नॉट व्यू मतलब दिखते नहीं। एंड ऑफ प्रोफेज में हमें कोई भी ऑर्गेनली नहीं दिखता है। फिर उसके बाद मेटाफेज की बात कर दी जाए तो ये सेकेंड फेज से स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं मेटाफेज। माइटोसिस का सेकेंड फेज होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम आज सेपरेट हो जाते हैं इनटू अ साइटोप्लाज्म, क्योंकि भैया उसका जो वॉल होता है वो टूट जाता है और उससे टूटने के बाद क्रोमोसोम जो होता है फैल जाते हैं पूरे सेल में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीट है। मतलब प्रोफेज में क्या स्टार्ट हुआ था, कंडेंसेशन, जिसकी वजह से डीएनए अनटेंगल होना शुरू हुआ था। लेकिन मेटाफेज से आते आते मेटाफेज जब स्टार्ट हुआ उस वक्त कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता प्रोफेज में कंडेंसेशन नहीं पूरा हुआ, एंड ऑफ प्रोफेज एंड स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज में ही कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बोले हैं जब कंडेंसेशन खत्म हुआ तो हमें क्या देखने को मिलता है, बोल रहे हैं भैया हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत क्लियर कट माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो उसका डीएनए का मॉर्फोलॉजी बहुत क्लियर कट हमें देखने को मिलता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम बहुत क्लियर कट देखने को मिलता है और जिसकी वजह से हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं। मतलब बेस्ट स्टडी फॉर क्रोमोसोम, बेस्ट स्टडी फॉर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कौन सा होता है, मेटाफेज। बेस्ट स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कौन सा स्टेज होता है, मेटाफेज होता है। मेटाफेज में बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड बनते हैं जो कि हेड होते हैं सेंट्रोमियर से हेड होते हैं और एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर, इसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर वो साइट होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और वहीं पे बात करिए जो कि ये किससे अटैच होते हैं, क्रोमोसोम, मतलब स्पिंडल फाइबर। देखो काइनेटोकोर वो होता है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे देता हूँ, देख ये होता है काइनेटोकोर, यहाँ पे काइनेटोकोर होता है। ये काइनेटोकोर ये जो लंबा गया है ये बेसिकली क्या है, ये स्पिंडल फाइबर है। मतलब काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है और ये स्पिंडल फाइबर अपोजिट डिपोल से जाते जुड़ जाता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बोल क्या रहा भैया, 2 सिस्टर क्रोमैटिड बोल रहे हैं भैया, देख जाओ ये नहीं है। एक स्मॉल डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं जो कि सेंट्रोमियर से अटैच होता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। फिर बोले काइनेटोकोर वह साइट होता है जहाँ पे अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है टू डी क्रोमोसोम। भैया क्रोमोसोम ही काइनेटोकोर होता है और काइनेटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर अटैच होता है
और बोलते हैं ये स्पिंडल फाइबर कहाँ मूव कर जाते हैं, सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में होता है काइनेटोचोर, और यही जाते हैं अटैच हो जाते हैं। और फिर मेटाफेस, मेटाफेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर। और मेटाफेस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है, यहाँ पे सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं। वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाई, हर एक क्रोमेटिड, वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम का, हर एक क्रोमेटिड, हर एक क्रोमोसोम का, हर एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड जो कि अटैच होता है काइनेटिक कोड से, काइनेटिक कोड से। और ये स्पिंडल फाइबर काइनेटिक कोड किससे अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर से। और ये स्पिंडल फाइबर कहाँ जाके चिपकता है, वन पोल ऑफ, वन पोल बोले हैं भैया ये काइनेटोचोर। देख क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, काइनेटोचोर, काइनेटोचोर से क्या अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होने के बाद दूसरे पोल, वन पोल ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाई अपोजिट पोल। बोले एक पोल ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, तो मिलाते वही बोला है, सिस्टर क्रोमेटिड का एक पोल जो कि काइनेटोचोर से अटैच होता है, और दूसरा पोल अपोजिट पोल पे, अपोजिट पोल मतलब जहाँ पे एकदम लास्ट वाला होता है वहाँ पे अटैच होता है। यार देख भाई मैं तेरे बता दे रहा हूँ साफ साफ, देख चलो अच्छे फील करवा देता हूँ थोड़ा। देख भाई ये होता है पूरा क्रोमोसोम, यहाँ पे बोल रहे हैं मान लो लड्डी सपोज तुम डीएनए मान लो, यहाँ पे डीएनए मान लो, तो यहाँ पे यहाँ पे काइनेटोचोर होता है, ये जब होता है, ये जो होता है यहाँ पे काइनेटोचोर होता है। बोल रहे हैं भैया यहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, और बोल रहे हैं इनके पास काइनेटोचोर होता है, काइनेटोचोर एकदम क्रोमोसोम के बीच में होता है। और यही काइनेटोचोर जाके, यही काइनेटोचोर बोल रहे हैं कि एट एंड, मतलब ये सिस्टर क्रोमेटिड का एक काइनेटोचोर जाते स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है, स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है, स्पिंडल फाइबर से जुड़ के ये क्या करता है, बेसिकली हमने टेढ़ा बना दिया है तीनों। जब ये काइनेटोचोर की बात कर दी जाए तो ये अपोजिट पोल, मतलब इससे अपोजिट पोल पे जाते जुड़ जाता है, देख लो ये काइनेटोचोर अपोजिट पोल पे जाते जुड़ जाता है, ये काइनेटोचोर अपोजिट पोल पे जाते जुड़ सकता है। और ये जो लंबा लंबा रे है इसे हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। आओ भाई आओ, मैं तुम्हें अब दिखा दे रहा हूँ। बोल क्या रहा है एनसीईआरटी कि भैया ऐसा है, बोला है स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोचोर, और जो कि ये काइनेटोचोर कहाँ पे होता है, एट पोल पे, मतलब एट पोल के साइड में काइनेटोचोर होता है, और वही सिस्टर क्रोमेटिड होता है, और बोले घुमाते रहे तो सीधी बात बोल रहे हैं, सीधी बात बोल दे भैया, सिस्टर क्रोमेटिड वहीं होता है, वहीं क्रोमोसोम होता है, वहीं क्रोमोसोम पे काइनेटोचोर लगा होता है, वहीं पे काइनेटोचोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, और यही स्पिंडल फाइबर कहाँ पे जाते हैं, ओपन होते हैं और अपोजिट पोल पे जाते चिपक जाते हैं। सीधी बात, नो बकवास, ये डायरेक्ट नहीं लिखता है एनसीईआरटी बोल रहे हैं भैया पहली बार काइनेटोचोर एक पोल पे होते हैं, फिर वही बोला सिस्टर क्रोमेटिड, फिर वही पोल पे होता है, वहीं काइनेटोचोर होता है। अरे भाई सीधे बोल दो भैया, वहीं काइनेटोचोर होता है, वहीं क्रोमोसोम होता है, वहीं सिस्टर क्रोमेटिड होता है, वहीं पे काइनेटोचोर होता है, वहीं पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, फिर दूसरे पोल पे चले जाते हैं। ठीक है, ये सारी बात सुनो। जब क्रोमोसोम पूरे मेटाफेज पे आ जाते हैं इसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोचोर से, और क्रोमोसोम आ जाते हैं स्पिंडल इक्वेटर पे, ये मेन पॉइंट होता है। एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे सारे मतलब जो डीएनए एकदम इक्वेटर पे आ जाता है, जो क्रोमोसोम क्या नाम इक्वेटर पे आ जाता है, तो अब वही टूट जाता है। एनाफेज में क्या होता है, ईच क्रोमोसोम अरेंज एट दी मेटाफेज प्लेट। सुनो, एनाफेज पहले तुम यहाँ तक तो पढ़ियो नहीं, यहाँ से पढ़ी नहीं, अब यहाँ पढ़ना तो हर एक क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम जो कि मेटाफेज प्लेट में तुमने अभी सुना था कि मेटाफेज, अरे मेटाफेज में क्या हुआ, हर एक क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाता कि नहीं, और उसी इक्वेटर के प्लेट को हम बोलते थे मेटाफेज प्लेट। अब ये बोले वही मेटाफेज प्लेट जो पढ़े हो अभी तक वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, साइमल्टेनियसली दो डॉटर सेल में बट जाता है, दो डॉटर सेल थी क्रोमेटिड। अरे भाई देख जब ये दो डीएनए था, एक मिनट, पहली बार इतने लंबे चैप्टर, इतने आराम चैप्टर तो मैं लंबा ले जा रहा हूँ। देख जब ये दो डीएनए था इस तरीके से मेटाफेज प्लेट पे चिपके हुए थे, लेकिन इधर से स्पिंडल फाइबर इसे खींच रहा है, ये है मेरा हाथ स्पिंडल फाइबर, ये है मेरा दूसरा हाथ स्पिंडल फाइबर। जब ये डीएनए मेटाफेज प्लेट पे था तो कुछ ऐसे था, लेकिन एनाफेज में जब ये मेटाफेज प्लेट, ये वाला प्लेट
ऐसे टूट जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद मेरा हाथ इस पे दम लगा देता है। ये एक देख पूरा क्या था, पूरा एक क्रोमोसोम था, हर एक पार्ट क्रोमेटेड होता है, ये पार्ट क्रोमेटेड, ये पार्ट क्रोमेटेड, ये पूरा ज्वाइन हो जाए तब क्रोमोसोम होता है। अब ये जब एक बीच वाला पार्ट टूटा तो इस क्रोमेटेड तो मेरा हाथ ये खींचा और इस क्रोमेटेड तो मेरा हाथ ये खींचा। तो मतलब उसी तरीके से क्या बोला है, एट वन सेट ऑफ ईच क्रोमोसोम अरेंज इन द मेटाफेज प्लेट में जो क्रोमोसोम अरेंज हुआ था ये टूट जाता है। टूटने के बाद दो डॉटर क्रोमेटिड में बट जाता है और यही डॉटर क्रोमोसोम जो होते हैं फर्दर डॉटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं और ये माइग्रेट कर देते हैं। अरे भाई सुन 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 सुन, ये क्या बोल रहा हूँ, ये छोड़ो, ये न्यूक्लियाई वाला भी छोड़ो, बोले हैं बीन देयर माइग्रेशन टूवर्ड द अपोजिट पोल। देख भाई मैंने क्या बोला था, ये काइनेटोचोर था, क्रोमोसोम था, ये काइनेटोचोर था, यहीं से स्पिंडल फाइबर इस तरीके से अटैच था, यहीं से स्पिंडल फाइबर तो इस तरीके से अटैच था। हाँ अब बोले भैया जब यही टूट जाएगा तो स्पिंडल फाइबर ये तो खींच के अपनी तरफ ले जाएगा और इस क्रोमेटिड को खींच के अपनी तरफ ले जाएगा। बोल क्या रहा है, माइग्रेट कर देता है टूवर्ड दी टू अपोजिट पोल, ये वाला इस साइड ले जाएगा, ये वाला इस साइड ले जाएगा, तो आप दो अपोजिट पोल पे ले जाते हैं। फिर वहीं पे हर एक क्रोमोसोम जो थी अब एक दूर चला जाता है इक्वेटोरियल प्लेट। अरे भैया ये इक्वेटोरियल प्लेट था, ये वाला इक्वेटोरियल प्लेट था, इससे दूर ले जाए, इससे दूर ले जाए, मतलब यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम था, एक पूरा क्रोमोसोम ही दूर चला जाता है इक्वेटोरियल प्लेट से। बोले सेंट्रोसोम ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्ट टूवर्ड दी पोल। और बोल क्या रहा है भैया, जो सेंट्रोसोम होता है, क्रोमोसोम का बीच वाला पार्ट जहाँ पे सेंट्रोसोम, जहाँ पे हर एक क्रोमेटिड जुड़ता है वहाँ पे रिमेन डायरेक्ट टूवर्ड द पोल, वो वही रहता है, रिमेन डायरेक्ट टूवर्ड द पोल की तरफ भी रहता है, लीडिंग एडेड। ठीक है, आर्म ऑफ द क्रोमोसोम की बात कर दी जाए तो ये ट्रेलिंग बिहाइंड दी, इतना बात है। एनाफेज का सबसे बड़ी बात यही है, वहाँ पे टूट जाता है सारा चीज, लिखा है साफ साफ भैया, क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है और क्रोमेटिड मूव चला जाता है अपोजिट पोल पर। फिर वहीं पे बात है टीलोफेज की बात कर दी जाए तो ये टीलोफेज क्या होता है, टीलोफेज फाइनल होता है, मतलब फाइनल स्टेज होता है। फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस का ये लास्ट पार्ट होता है। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाए। कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेप होता है टीलोफेज। अब टीलोफेज क्या होता है, टीलोफेज जब हो जाता है तो यहाँ पे हर एक चीज डी टंडन, अभी तुमने प्रोफेज में टंडन नाम सुना था, यहाँ पे तुम सुन रहे हो डी टंडन। टंडन का मतलब हर एक चीज गायब हो जाए, तो यहाँ पे हर एक चीज वापस आ जाए। जो लूज देयर इन विद, अरे क्या बोलते हैं, इंग्लिश तो वैसे हो रही है, इंडिविजुअलिटी, बोले जो अपनी अस्तित्व खो बैठे थे वही क्रोमोसोम अब अपना अस्तित्व वापस ले आएंगे। लूज देयर इंडिविजुअलिटी, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब हर एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं नजर आएगा, बल्कि ये पूरा एक दो पोल में, मतलब पूरे क्रोमेटिन मटेरियल मिलके एक पूरा क्रोमोसोम बना देती है। ठीक है, टू पोल। अब बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे तीन चीज देखो, क्रोमोसोम क्लस्टर ऑफ अपोजिट स्पिंडल फाइबर वापस आ जाएंगे, एंड दी आइडेंटिफाइड लॉस्ट, मतलब जो अपनी आइडेंटिटी खो बैठे थे वो अपनी आइडेंटिटी वापस लाएंगे, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप कर जाएगा, अभी तो स्टार्टिंग में गायब हो चुके थे। क्रोमोसोम क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम क्लस्टर ऑफ ईच पोल फॉर्म हो जाएगा, दोबारा फॉर्म हो जाएगा, दो डॉटर न्यूक्लियाई में अब बटना शुरू हो जाते हैं, और न्यूक्लियोलर जॉल्जाई और जॉल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म, जो गायब हुए होते हैं वो दोबारा आ जाते हैं, रीफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, दो चीज में अलग अलग होता है, बात कर दिया, यहाँ सब हम नहीं पढ़ाएंगे, अब यहाँ पढ़ाएंगे। एनिमल सेल जो साइटोकाइनेसिस होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉरो होता है, तब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे दिक्कत नहीं होता, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल तो होता नहीं है एनिमल सेल के पास, तो ये क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि मान लो, 1 सेकंड देना, 1 सेकंड देना, 1 सेकंड देना भाई, 1 सेकंड। चलो अभी आप क्या कर रहे हैं, और मैं तुम्हें एक रियलिटी चीज दिखाता हूँ, ऐसे की पॉसिबिलिटी नहीं है होने का, लेकिन ठीक है मैं कर रहा हूँ। देखिए देख, मेरे पास अभी तो कुछ था नहीं, ये पॉलीथीन था, ठीक है, ये हो गया एनिमल का सेल,
अब देख ये सेल तो इस तरीके से, मतलब ये देख ये बीच वाला प्लेट, आओ भाई रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकेंड तुम्हें और अच्छे से फील करवाने के लिए। मास्टर भैया आ जाओ। देख ये होता है मेटाफेजिस प्लेट, ये होता है मेटाफेजिस प्लेट, ये होता है मेटाफेजिस प्लेट, ये जो बीच में है मेटाफेजिस प्लेट होता है। पहले ये सेल जब रिफॉर्म हो जा तब यहीं से कुछ इस तरीके से, अब देख मेरे कहने का मतलब, देख ये मेटाफेजिस प्लेट होता है जहाँ पे ब्लू ब्लू बना है, ब्लू ब्लू जहाँ बना है उसे हम बोलते हैं मेटाफेजिस प्लेट। रुक जाओ, और बढ़िया से बताने के लिए मुझे ब्लैक मार्कर की आवश्यकता है। देख ये होता है मेटाफेजिस प्लेट, ये होता है मेटाफेजिस प्लेट। हाँ ये होप तुम्हें दिख रहा होगा, ये होता है मेटाफेजिस प्लेट। अब यहीं से ये क्या करते हैं, इस तरीके से अंदर जाना शुरू होता है, और अंदर जाना शुरू होते हैं तो ये अलग होना शुरू होता है। देख कुछ इस तरीके से अलग होना शुरू हो रहा है, देख कुछ इस तरीके से अलग होना शुरू होता है, और जिसकी वजह देख 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 2 सेल में बट रहे, 2 सेल में बट रहे। देख एक ऊपर वाला सेल होता है, एक नीचे वाला, हालांकि हवा निकल जाए बात अलग है, इस तरीके से हवा निकल जाए बात अलग है, लेकिन इस तरीके से ये 2 सेल अलग अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद साइटोजाइनेसिस, मतलब इन लोग का साइटोप्लाज्म इस तरीके से अलग हो जाता है, मतलब एक सेल लास्ट में ऐसे बटेंगे, एक सेल ऐसे बटेंगे। हालांकि समझाने का मकसद यही था कि भैया 2 सेल थे, 2 सेल थे, रोल थे, पहले ये पूरा मिले हुए थे, धीमे धीमे इस तरीके से होते ऐसे आ जाते, फिर उसके बाद ये सेल इस तरीके से साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म अलग हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। फारो मतलब अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से धंसते जाते हैं, ग्रेजुअली डीपन मतलब धंसना होता है, धंसते जाते हैं, अल्टीमेट जॉइन दी सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इन डी। बोल रहे भैया पहले धंसना शुरू होता है, धंसते इन दी लास्ट जब एकदम टच कर देते हैं साइटोप्लाज्म को, और फिर उसके बाद ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसी के बाद बात कर रही है प्लांट सेल की बात कर रही है। प्लांट सेल के पास क्या होता है, ऐसा चीज सेल वॉल होता है, और सेल वॉल क्या करता है, ये रही बात एकदम स्टेंट होता है, रिजिड होता है, ये मूवेबल नहीं देता। तो यहाँ पे ये सेल प्लेट डेवलप होता है, जो कि सेल प्लेट क्या होता है, ये प्रेशर वीडियन चलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से सेल वॉल को फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, 2 सेल वॉल का जो वॉल होता है ये डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म हो जाता है, और सबसे बड़ी बात मल्टी न्यूक्लिएटेड बात करिए, कुछ ऐसे भी देखा गया है टेरियोकाइनेसिस नहीं होता, टेरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, टेरियोकाइनेसिस तो हो गया लेकिन नॉट फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो मतलब टेरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डबल होना, न्यूक्लियस डबल होते पूरा बढ़िया डबल हो गया, ठीक है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसी को बोलते हैं सिंसिटियम, ठीक है। लिक्विड एंडोस्पर्म इन टोटल देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद हम माइटोसिस की बात कर दी जाए तो इसका सिग्निफिकेंट पढ़ लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। मियोसिस की बात कर दिया जाए तो अब हम स्टार्ट करें। ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है, इंक्लूड दी फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, जब 2 गैमेट फ्यूज करते हैं तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब कभी भी डिप्लॉइड सेल होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल की तरफ मूव करते हैं तो हम इसे मियोसिस की जरूरत होती है। मियोसिस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। वहीं पे बात करिए गैमेट आर फॉर्म इन अ स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। बोला गैमेट की बात कर दी जाए तो ये डिप्लॉइड सेल से फॉर्म होते हैं। डिप्लॉइड सेल स्पेशलाइड, जो कि स्पेशलाइड डिप्लॉइड सेल होता है, वहाँ से गैमेट फॉर्म होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, गैमेट हैप्लॉइड होता है। इसी तो बोलते हैं यहाँ पे 2n से n हो जाना, मतलब रिड्यूस हो जाए, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाए, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो बोला है नंबर ऑफ हाफ रिजल्ट इन हैप्लॉइड, हाफ हैप्लॉइड डॉटर सेल, दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। इसी पूरा मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस में क्या होता है, जो क्या नाम है सेल जो होता है, क्या नाम है सेल होता है, वो हाफ हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स फेज इन दी लाइफ साइकिल, जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में ही होता है। वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर दी डिप्लॉइड फेज, बोल रहे हैं वेयर एज
फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये मेल गैमेट हुआ, ये फीमेल गैमेट हुआ, मेल गैमेट से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट बना, फीमेल रिप्रोडक्टिव से फीमेल ऑर्गन बना। अब बताओ, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था या मेल सेक्स ऑर्गन था वो 2n था, हाँ 2n था। फीमेल सेक्स ऑर्गन 2n था, हाँ 2n था। ये कैसे है? डिप्लॉइड। अब गैमेट बना तो ये कैसे बना? हैप्लॉइड। तो ये भी n, ये भी n, ठीक है। अब इन दोनों का फ्यूजन करवा दिया जाए तो फिर से 2n हो जाएगा ना। तो मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमें फिर से 2n मिल गया। तो बोले हैं वेयर इज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड सेल। फर्टिलाइजेशन क्या करता है? फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड सेल तो फिर से रिस्टोर करवा देता है। मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज प्लांट एनिमल। मियोसिस दोनों में होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी, ठीक है। गैमेट बनते वक्त, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट बनता है भैया, बात कर दी जाए ये देखो, मेल गैमेट और मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, उससे मेल गैमेट बना और मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होता है। तो बोले हैप्लॉइड गैमेट बनेगा ही बनेगा। अब उसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस दो स्टेप होते हैं। मियोसिस 2 भागों में बटा है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बोल रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन जो यस फेस में होता है वो एक ही साइकिल में पाया जाएगा, वो दोनों में नहीं पाया जाएगा। मियोसिस 1 और मियोसिस दोनों में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की बात कर दी जाए तो दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन दोनों में नहीं होता, सिर्फ एटे में ही होता। ओनली वन अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। मियोसिस फर्स्ट इनिशिएटेड होता वही पेरेंटल क्रोमोसोम, क्या नाम है, शुरू हो जा, फिर उसके बाद दूसरा फेस रेप्लिकेट होता, फिर उसके बाद आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड बनेगा एट डी यस फेस में। जब डीएनए रेप्लिकेट होता तब आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मियोसिस इन्वॉल्व हो जा, बहुत सारा स्टेप है, अभी आगे तुम्हें मालूम पड़ेगा। इसमें भी 4 स्टेप होता है मियोसिस में, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। इसी तरीके से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं मियोसिस फर्स्ट में बात कर दी जाए तो ये होता है प्रोफेज इज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जानते हो भैया, मियोसिस का पहला डिवीजन होता है प्रोफेज 1, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। भैया माइटोसिस में कहीं तुम बात कर दी जाए, प्रोफेज फर्स्ट सुने थे, नहीं, प्रोफेज ही था लेकिन प्रोफेज 1 नहीं सुने थे, प्रोफेज 2 नहीं सुने थे, ये सारी चीज मियोसिस में ही सुने रहे हो। बोले इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइड इनटू अ 5 फेज। बोले प्रोफेज 1 5 फेजों में बटा है, लिप्टोटीन, जाइटोटीन, पेटाइटिन, डिप्लोटीन और डाइटानेसिस। लता जरा पानी दे दो। लिप्टोटीन, जाइटोटीन, पेटाइटिन, डिप्लोटीन, डाइटानेसिस। लिप्टोटीन, जाइटोटीन, पेटाइटिन और डिप्लोटीन, डाइटानेसिस। अब फिर लिप्टोटीन की बात कर दी जाए तो ये होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं बेसिकली, लिप्टोटीन की बात कर दी जाए यहाँ पे क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप में जो क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे कंपैक्ट होता है, कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू लिप्टोटीन, ठीक है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो कंपैक्ट होना शुरू हो जाता है थ्रू आउट द लिप्टोटीन, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफेज सेकेंड स्टेप जो होता है प्रोफेज, वो जाइटोटीन होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है पेयर में चला जाता है, पेयर बना लेता है। पेयर बनाने के बाद बोलते हैं इसी पेयरिंग को हम बोलते हैं सिनेप्सिस, जब क्रोमोसोम आपस में पेयर बना ले। बोला है ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ क्रोमोसोम पेयर, क्रोमोसोम स्टार्ट कर देता पेयरिंग एक दूसरे से, जिसकी वजह से उसे हम बोलते हैं सिनेप्सिस। और इसी पेयर क्रोमोसोम तो बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। भैया जब एक ही टाइप के क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं, पेयर कर लेते हैं, तब हम इसे बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज एटोमिनेट। बोले हैं भैया, बात कर दीजिए, क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज एटोमिनेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। इसी के अंदर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सिनेप्टोनेमल, जब क्रोमोसोम को हम देखते हैं और अच्छे से तो हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स पेयर्ड में होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है, और ये बाइवैलेंट होता है। बाइवैलेंट मतलब 2 में होता है, ठीक है। और बाइवैलेंट का मतलब एक क्रोमोसोम जब
मतलब बात चल रही है बाईवैलेंट का मतलब क्या हुआ, एक क्रोमोसोम ये हुआ, एक क्रोमोसोम ये हुआ, ये क्या हुआ, बाईवैलेंट हुआ। लेकिन हर एक क्रोमेटिड बात कर दी जाए, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, तीन क्रोमेटिड, चार क्रोमेटिड, बोले इसी तो हम टेट्राज भी तो बोल सकते हैं, या तो इसी तो बाईवैलेंट बोलते हैं या तो टेट्राज बोलते हैं। अरे भाई कोई अलग है नहीं। अब उसके बाद तीसरा स्टेज जो होता है ये पेटाइटिन में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। यहाँ पे एक क्रोमेटिड मतलब चार क्रोमेटिड है, हाँ चार क्रोमेटिड ऑफ ईच बाईवैलेंट, हर एक बाईवैलेंट के चार क्रोमेटिड है। अब ये क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट हो जाता है, क्रोमोसोम अलग दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि भैया यही जो टेट्राड होते हैं आपस में एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज हो जाने की वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का मतलब रिकॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाने की वजह से हमें रिकॉम्बिनेशन दिखता है, और जिसकी वजह से हमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। मतलब एक सिस्टर क्रोमेटिड से दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पे क्या नाम है जो क्रोमेटिड होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, रिकॉम्बिनेज जो कि ये क्या चलता है, ये रही बात क्या चलता है, क्रोमेटिड तो रिकम्बाइन करता है, मतलब एक क्रोमेटिड टूटता है दूसरे क्रोमेटिड में जाके जुड़ता है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है। और ये जोड़ने वाला एंजाइम कौन होता है, रिकॉम्बिनेज वर्क करता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दो क्रोमोसोम का होता है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू होमोलॉज क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेटाइटिन लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड बाय द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फिर उसके बाद डिप्लोटिन जो होता है यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनेमल का डिसोल्यूशन होने लगता है। और इसका मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू रिकम्बाइन होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ बाईवैलेंट। बोले डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू रिकम्बाइंड। बोले ये रिकम्बाइंड होने की टेंडेंसी तो ही बताता है डिसोल्यूशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बाईवैलेंट में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम दिखना शुरू हुआ था ये रिकम्बाइन हुआ, और रिकम्बाइन होने के बाद ये सेपरेट हो जाए एक दूसरे से, और जिसकी वजह से इसी वजह से ये एसएफडी साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। इसी तो साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर तो छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी बाईवैलेंट होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यस शेप से चैज मेटा बना लेते हैं। और ये चैज मेटा की बात कर दी जाए, वहीं पे बात है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऊ साइड जो होता है उस साइड की बात कर दी जाए तो वहाँ पे जो डिवीजन होता है, पहले डिवीजन होता है फिर डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर उस साइड जो होता है ये दो पार्ट में मियोसिस फर्स्ट होता है, तो उसमें दो चीज़ बनते हैं कि नहीं, हाँ प्राइमरी उस साइड और कौन सा बनता है, पोलर बॉडी बनता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी उस साइड बनता है, दूसरा पोलर बॉडी बनता है। लेकिन तुम्हें मालूम है कि सेकेंडरी उस साइड जब रुक जाता है, जब बर्थ हो जाने के बाद सेकेंडरी उस साइड बात कर दी जाए वहीं पर रुक जाता है, और सेकेंडरी उस साइड तब स्टार्ट होता है एट दी प्यूबर्टी, और ये किस स्टेज में चला जाता है, डिप्लोटीन वाले स्टेज में चला जाता है। उस साइड ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। बात कर दी है जब से जन्म हो जाता है और फिर उसके बाद प्यूबर्टी आने से पहले ये जो सेल साइकिल होता है किस स्टेज में चला जाता है, डिप्लोटीन में, जिसकी वजह से वहाँ पे सेल नंबर रिड्यूज होना शुरू हो जाते हैं। याद है कि नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बता दे रहा हूँ। अब डाइकाइनेसिस प्रोफेज का लास्ट स्टेप है, यहाँ पे चैज मेटा टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, और यही फेज जो होता है क्रोमोसोम होमोलॉज सेपरेट कर देता है। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप जो कि ब्रेक डाउन होने के बाद ये ट्रांजिएंट टू मेटाफेज बना लेते हैं। एक मेटाफेज का ट्रांजिएंट फॉर्म होता है, अभी आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद प्रोफेज 1 पूरा हो गया, फिर मेटाफेज 1 की बात कर दी जाए तो डी बाईवैलेंट क्रोमोसोम अब इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल पे होते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल और क्रोमोसोम के पास एक काइनेटर कोर होता है, उससे कौन जुड़ा होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर दी जाए एनाफेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाफेज 1 की बात कर दी जाए, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल की बात पढ़ो, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड, होमोलॉग क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन सेम रहते हैं, मतलब वहीं जुड़े रहते हैं सेंट्रोमियर पे। टेलोफेज 1 की बात कर दी जाए तो यहाँ पे
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर होना शुरू हो जाते हैं। जो स्टार्टिंग में खोए हुए होते हैं वो दिखना शुरू हो जाए। जब फर्स्ट मियोसिस पूरा होता है तब ये डायड ऑफ सेल बन जाता है। वहीं पे सेकंड मियोसिस पूरा हो जाएगा तो टेट्राड ऑफ सेल बन जाएगा। और थॉट इन मेनी केस क्रोमोसोम डू नॉट सम डिस्पर्जन, ठीक है, दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली स्टैंडर्ड दे आर द इंटरफेस न्यूक्लियोलस मियोटिक डिवीजन इट थर्ड इंटरकाइनेसिस। वहाँ पे हमने माइटोसिस में पढ़े थे। माइटोसिस में क्या पढ़े? माइटोसिस में हम क्या बोले कि भैया इंटरफेस होता है। इंटरफेस में यस फेस तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ही बोले थे इंटरकाइनेसिस। वहाँ पे इंटरफेस बोलते हैं, यहाँ पे इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। जो कि इंटरकाइनेसिस शॉर्ट लिव्ड होता है, इंटरफेस 95% होता है। यहाँ पे इंटरकाइनेसिस होता है, वहाँ पे इंटरफेस होता है। यहाँ पे कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता है। नो देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑन डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। जब इंटरकाइनेसिस स्टार्ट होता है तब कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द प्रोफेज सेकंड। अब ये इंटरकाइनेसिस किस में होता है? प्रोफेज सेकंड में, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में नहीं होता, ठीक है। मियोसिस सेकंड की बात कर दी जाए तो ये इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, मतलब मियोसिस फर्स्ट के आफ्टर साइटोकाइनेसिस के बाद मियोसिस सेकंड शुरू हो जाता है। और यहीं पे क्रोमोसोम पूरी तरीके से इलॉन्गेटेड हो जाता है। और उसी की बात करिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड की बात कर दी जाए, ये नॉर्मल माइटोसिस से रिसेंबल करने लगते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम अगेन बिकम कंपैक्ट और फिर क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाता है। फिर मेटाफेज सेकंड एट दी स्टेज ऑफ क्रोमोसोम ये भी इक्वेटर पे आ जाता है। इक्वेटर पे आने के बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है बेसिकली क्या होता है, अपोजिट पोल पे होता है और जिसकी वजह से वहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। वही चीज़ है। इनाफेज की बात कर दी जाए तो यहाँ पे स्प्लिट इन ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम और जो सिस्टर वाइल हैज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर अलाउइंग देम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। बोले जो चीज अभी हमने एनाफेज फर्स्ट में पढ़ाया है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से चिपके हुए थे एनाफेज वन में सिस्टर क्रोमेटिड टूटे नहीं थे, वही यहाँ पे टूट के अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और जिसे बोलते हैं सॉल्टनिन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द काइनेटोकोर और जिसकी वजह से सॉल्टनिन हो जाता है काइनेटोकोर। अब टेलोफेज सेकंड की बात चली जाए तो मियोसिस वन और टेलोफेज सेकंड की बात करी जाए तो मियोसिस का लास्ट फेज होता है। यहाँ पे दो क्रोमोसोम जो कि एक दूसरे से इंक्लोज होते हैं बाय द न्यूक्लियर एनवेलप, सारा चीज वापस आ जाता है। बोल रहे हैं साइटोकाइनेसिस फॉलोइंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाते हैं। अब सिग्निफिकेंट क्या है? मियोसिस इज द मैटेनिज्म बाय द इन्वर्जन by the conservation of a specific chromosome number of species is achieved across generation in a sexual reproduction organ। ये सब जानते हैं भैया। मियोसिस की बात कर ली जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन के अंदर देखा जाता है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होता है हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पे ग्रेट वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है। और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज हो जाता है जितनी में वेरिएशन आता है और यही टास्क है इवैल्यूएशन तो चेंज होने में। तो भैया हाँ, इसकी वजह से हमारा ये चैप्टर और पूरा होता है सेल साइकिल सेल डिवीजन। अब मिलते हैं आगे वाले चैप्टर में।